बहुत का खेल सरकार फेल। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। पूरे देश में कोरोना से महाकार मचा हुआ है। लगातार हर दिन 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि अब जो मामले हैं वो तकरीबन 4 लाख तक पहुंच चुके हैं। और असलियत में कितने मामले हैं वो सभी इस चीज से वाकिफ हैं। देश में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, दवाई नहीं है, इंजेक्शंस नहीं है, तमाम तरह की परेशानी देखने को मिल रही है मरीजों को। और लगातार इस वजह से भी मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब चीजों की वजह से सरकार इन व्यवस्थाओं पर कितना काम कर पा रही है, या फिर मरीजों को कितनी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो मुहैया करवा पा रही है सरकार। क्योंकि संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उत्तराखंड में महाकुंभ, तमाम ऐसी वजह है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं संक्रमण की जो रफ्तार है उसमें तेजी देखने को मिली है। ये तस्वीर हम आपको महाकुंभ की दिखा रहे हैं, उत्तराखंड की। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की भी, जहां बूथों पर कोरोना गाइडलाइन का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। जमकर कोरोना प्रोटोकॉल की उल्लंघन किया गया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनुपम सिंह भंडारी बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरुण मिश्रा कांग्रेस के नेता, ब्रजेश भाटी सामाजिक कार्यकर्ता, इन तीनों से चर्चा करेंगे। और इससे पहले आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। जी अनुपम सिंह जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे, और शुरुआत आपसे ही करते हैं। उत्तराखंड में महाकुंभ की वजह से कोरोना फैला। जो यूपी है उसकी स्थिति तो दिख ही रही है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव के दरमियान कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। तो जो स्थिति अब देश की है और जो हाल बेहाल है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन? सबसे पहले लोकमंच के सारे दर्शकों को मेरा ताजा नमस्कार जी। और जहाँ तक जैसे आपने अभी ये प्रश्न उठाया कि जो है वहाँ पर महाकुंभ की वजह से यहाँ पर कोरोना बढ़ गया, मैं इस बात को थोड़ा हद तक मानता हूँ, जहाँ तक मैं नहीं कह सकता। देखिए, कोरोना जो है वो ऐसी महामारी है जो कि युद्ध स्तर से हम सभी लोग उसका सामना करते आए हुए हैं और कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है, अभी आप सबको मैं कुछ बातें बताना भी चाहूंगा। अभी जैसे 3/11 की अभी बैठक हुई है जी, जिसमें से हमारे माननीय योगी जी ने लगभग कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं पूरे जिलों को। तत्काल 34,000 बेड लगाने का आदेश दिया हुआ है, जिससे 15,000 बेड जो है वो चिकित्सा विभाग से, बाकी 18,000 बेड जो है वो चिकित्सा शिक्षा विभाग वालों से ये लोग लगाएंगे तत्काल। देखिए, अब एकदम से जो महामारी आई हुई है जी, मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है, जिसके कारण से बच्ची कभी देखने में आई है। उसी के उपलक्ष्य में माननीय योगी जी ने 34,000 बेड तत्काल कराने का आदेश जारी किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिएगा। बता दूं अनुपम जी, आप पर भी आएंगे, आप बने रहिएगा। अब हम सीधा चलते हैं पहले वरुण मिश्रा जी से, उनसे कुछ जवाब जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपका कहना है कि महाकुंभ की वजह से कोई कोरोना नहीं आया, यूपी में योगी आदित्यनाथ लगातार व्यवस्थाएं कर रही है, तमाम तरह की दिशा निर्देश दे रही हैं, इससे कितना वाकिफ है और इस बात से कितना सहमत है वरुण मिश्रा जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अपना सवाल दोहराइए, आपकी आवाज मुझे साफ नहीं। वरुण मिश्रा जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि लगातार संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। मेरा प्रश्न अनुपम सिंह जी से यही था, और जानने की हमने कोशिश की कि उत्तराखंड में महाकुंभ की वजह से कहीं ना कहीं कोरोना बढ़ा है और संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। यूपी में पंचायत चुनाव है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से संक्रमण की रफ्तार पूरे देश में बेकाबू है। तो आप इस बात से कितना सहमत है? क्योंकि अनुपम सिंह जी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो इस बात से वाकिफ नहीं। नहीं, देखिए, जहाँ तक अनुपम सिंह जी की बात है, मैं कहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी मानने को तैयार नहीं है, तो अनुपम सिंह जी तो सामान्य कार्यकर्ता हैं। मैं ये मानता हूँ, मेरा अपना ये मानना है कि उत्तर प्रदेश और समस्त हिंदुस्तान में कोरोना
फैलाया गया है, ये मंगाया गया है। ये कोरोना महामारी आई नहीं है, ये लाई गई है इन सरकार द्वारा, केंद्र और प्रदेश की सरकारों द्वारा ये महामारी हमारे यहाँ मंगाई गई, इसको इनवाइट किया गया। आप सब जानते हैं पिछले 1 साल से हमारे पास ये महामारी है और 1 साल का समय पर्याप्त होता है महामारियों से निपटने के लिए, उससे तैयारी करने के लिए। जब इस देश के पास मौका था, प्रधानमंत्री जी के पास मौका था इस देश में वैक्सीनेशन कराने का, इस देश में बेड्स बनाने का, ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने का, तो माननीय प्रधानमंत्री जी वर्ल्ड में अपनी ग्लोबल इमेज को निखारने में लगे हुए थे। उन्होंने विदेशों को दवाइयां दान की, कोई ऐसा पड़ोस का देश नहीं बचा जिसको वैक्सीन नहीं दे दिया। आज यही कारण है कि हमारे देश की जनता मरने को कगार पर खड़ी है और रोज मर रही है हजारों की संख्या में। हजार तो इनके आंकड़े बोलते हैं, जो बिना आंकड़े के मर जाते हैं वो हम लोग जानते हैं। हमारे छोटे शहरों में मौतों के जो आंकड़े हैं हम जानते हैं, देश में जो आंकड़े हैं वो बहुत भयावह है। लेकिन सरकार को अभी भी इस देश से सच बोलने की मुझे लगता है जहमत नहीं उठाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी। इनको चाहिए कि अब देशवासियों से माफी मांगकर, और हम सब जानते हैं महामारी का दौर है, सारे देशवासी सहयोग भी करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को अब इस देश की जनता से सच बात करनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को सच बोलना चाहिए। अनुपम जी बिल्कुल सही कहा। अनुपम जी आपसे जानना चाहेंगे, बिल्कुल सही कहा वरुण मिश्र जी ने कि जिस तरीके से आंकड़े जो हैं और जो दिखाए जा रही हैं उसमें धरती आसमान का फर्क है। कब्रिस्तान में पहले से कब्र खोदे जा रही हैं, लकड़ियां कम पड़ चुकी है। जहां पर आज तक कभी क्यों नहीं दिखी, लाइन नहीं दिखी शवदाह में, अब वहां पर लाइनों से, टोकन सिस्टम से शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हिंदू रीति रिवाज तो भूल ही जाइए, दिन हो रात हो किसी भी समय जाते हैं, शव का अंतिम संस्कार होता है। ऐसी स्थिति क्यों? और जो असलियत में आंकड़े हैं, सरकार वो आंकड़े लोगों को क्यों नहीं बता रही? देखिए, जहाँ तक कि हमारे मिश्रा जी आंकड़े की बात कर रहे हैं, तो मैं आंकड़ा बता ही देता हूँ आपको। वो आंकड़ा नोट भी करते रहे आप लोग, बताइए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, 4.5 करोड़ लोगों का टेस्ट हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो कि पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड है। अगर मैं बात करूँ, हिंदुस्तान में रिकॉर्ड है, 4.5 करोड़ लोगों का टेस्ट हुआ है। पहली बात, 1,21,57,337 लोगों को डबल डोज लग चुकी है। ठीक है, 25,613 मरीज कल की तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश से ठीक होके आए हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, आप सभी लोग अभी बताते हैं DRDO में आइसोलेशन बेड 500 तैयार हो चुके हैं, जिसमें L2 L3 लेवल के बेड तैयार है, जिसमें आइसोलेशन वाले भी होंगे, ICU भी होंगे। 14 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लग चुके हैं। यूपी गवर्नमेंट भी प्लांट लगा रही है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जितने भी कहाँ लगा रही, कुछ आंकड़े हैं आपके पास? बताइए। बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, बताइए ऑक्सीजन है, जरा जानकारी दीजिए। आज की बैठक में जो पहले किया गया है माननीय योगी द्वारा, वो 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हर सामुदायिक क्षेत्र में आपको मिलेगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज जो चीजें हो रही है, इसका उम्मीद कितने बड़े से लोग आएंगे। अनुपम जी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई आपने। अनुपम जी आपने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, लेकिन आप ये बताइए कि सरकार की अगर इतनी अच्छी उपलब्धियां हैं तो लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। अस्पताल के बाहर पर्चा टंगा हुआ है कि अस्पताल में 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, आधे घंटे का ऑक्सीजन बचा है। सुबह के माननीय मुख्यमंत्री रोजाना टीम 11 के साथ बैठक करते हैं, बैठक में होता क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा कि यूपी एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर तमाम व्यवस्थाएं, व्यवस्था का तो नहीं पता, लेकिन यूपी एक ऐसा राज्य जरूर बन चुका है जहां ऑक्सीजन की वजह से लोग दम तोड़ रहे हैं। बात में तो दम है कि ऑक्सीजन की वजह से लोग मरे हैं और सबसे ज्यादा यूपी में ही मरे हैं। सुरभि जी ब्रिजेश भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। सुरभि जी, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। जी बिल्कुल बोलिए सर, बोलिए। मेरी बात सुनी जाए, बोलिए। जो मेरे भाजपा के साथी आदरणीय अनुपम जी जो बोल रहे हैं, इन्हें पहले ये बता दीजिए कि अपने आंकड़े ठीक कर लें। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है और ये किसकी वजह से हो रही है, ये पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। सुनिए मेरी बात, आज आपने देश को, प्रदेश को शमशान की तरफ धकेल दिया है और आज अब भी ये बात कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए इस चीज के लिए। बेड नहीं मिल रहे लोगों को, ऑक्सीजन नहीं मिल रही लोगों को,
आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने क्या तैयारी की है? और मैं एक बात बता दूं आपको, पूरे एक साल में भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की रही हो या अदर किसी की सरकार रही हो, पूरे एक साल में किसी भी सरकार ने देश के हेल्थ सेंटर पे कोई कार्य नहीं किया है। आज उसी की बदौलत है जो देश आज गड्ढे में जा रहा है। शमशानों में जगह नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन के लिए लोग भटक रहे हैं। और जैसा आप बता रही थी सुरभि जी की, अस्पताल के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं। हमारे यहाँ कैलाश अस्पताल के डॉक्टर महेश शर्मा ने ये कह दिया है कि भाई कोविड के मरीज का है इलाज नहीं होगा, जिसको गौतम बुद्ध नगर की जनता ने चुनकर संसद तक भेजा था। आज ये स्थिति आ गई है। कोई पूरा जो तबका है सबको सरकारों ने आज रोड पे छोड़ दिया है। अपनी जिंदगी जी सकते है तो जी लो, नहीं मरो, आपकी कोई अहमियत नहीं है पूरी जिंदगी में। दीजिए जवाब अनुपम जी, दीजिए जवाब। अनुपम जी जवाब दीजिए। बंगाल में व्यस्त है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच चुका है कोरोना। रोज गांव में 10 आदमी मर रहे हैं। है कोई जवाब आपके पास? सर दीजिए जवाब अनुपम जी। किस तरह आप लोगों को बचाएंगे बताइए आप। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भाई हैं, इनको मैं बताना चाहूंगा, ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। इस आंकड़े का मिलान कर सकते जो मैंने बोला था पहले आपको। अनुपम जी मेरी बात नंबर 2, आंकड़े हवा में है, आपके हवा में। ये आंकड़े आपको लगते हवा में, जो एक भी आंकड़ा सारे हॉस्पिटल से वही आंकड़े बताए गए आपको, समझिएगा। दूसरी ये जो स्थिति आई है इसमें भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा के लोग और स्वयं सेवी संस्थाएं काम कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ आज की तारीख में कितने लोग कांग्रेस के लोग, कितने लोग सपा के लोग आज की तारीख में कहाँ क्या काम कर रहे हैं उनके लिए। आज युद्ध काल की स्थिति बनी हुई है जिसमें सारे के सारे जितने भी आम फोर्स के लोग काम कर रहे हैं। आपके कार्यकर्ता ने किसको मुहैया करा दी? आपके नोएडा का सीएम हो, उनके पास झूठी घोषणाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं। सच्चाई ये है रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए जनता भटक रही है। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन 5000 का आता था, ये बात ये जो आप टीवी पर बोल रहे हैं, ये बात आप किसी अस्पताल के सामने पहुंच के बोल दीजिए, मैं मान लूंगा कि उत्तर प्रदेश से चले जाइए। जनता तैयार बैठी है वहाँ जवाब देने के लिए आपको। सर जौनपुर में एक महिला सीढ़ी पर बैठी रही, इलाज नहीं मिला। सभी अस्पतालों का यही हाल है सर। आप कहते हैं ना कि आप चले जाइए, हाल तो इतना बेहाल है कि जिंदा भरने के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलती है। एम्बुलेंस के बदले लोग साइकिल पे शव को लेके जाते हैं, रिक्शा पे लेके जाते हैं, और आप कहते हैं कि अस्पताल के बाहर जाइए, हालत बिल्कुल अच्छी है। जो 2000 रुपए किराया एम्बुलेंस का था, जो 45,000 रुपए वसूल रहे हैं। कल एक औरत, आपने मेरी बात पूरी होने दीजिए सुरभि जी, 1 मिनट मुझे कहने का मौका दिया जाए प्लीज। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, परसों नोएडा के सीएमओ के एक औरत पैर पकड़ रही थी और वो कह रही थी साहब मुझे एक रेमडेसिविर इंजेक्शन दिवा दी जिससे मेरी बच्चे की जिंदगी बच जाए। लेकिन उस सीएमओ ने उसको नहीं दिया। कल उसका बच्चा उससे छूट गया, एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया। कौन जिम्मेदार है इसका? इस पर दर्ज होना चाहिए हत्या का मुकदमा। मुझे बता दें साथी मेरे बैठे हुए, उस महिला का बच्चा चला गया, कौन जिम्मेदार है? सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर मालिक होता है जिले का, उसकी जिम्मेदारी नहीं थी इंजेक्शन देने की? क्यों एक्सपायर हो गया? वो है जवाब किसी के पास? वो माँ भिलकती नहीं, पैर पकड़ रही थी उसके, और सीएम कह रहा है कि अगर ज्यादा करोगे जेल और भिजवा देंगे। ये स्थिति है सरकार में। कौन जवाब देगा इस चीज का? घासों के ढेर लगे हुए शमशान घाट में, टोकन से अब संस्कार हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए देश की, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को, और उन पार्टियों को भी जो विपक्ष में बैठी हैं। आप वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब जनता को आपकी जरूरत है तो आप एक व्यक्ति खड़ा नहीं दिख रहा। थोड़ी बहुत लाज लिहाज आपकी आंखों में बत्ती हो तो डूब मरिए कहीं, छोड़ दीजिए सत्ता के दल को। क्या जरूरत है? विपक्ष को काम करने भी नहीं दिया जाता। विपक्ष अगर खड़ी होती है तो इसको भी ये लोग खड़े नहीं होने देते हैं। भैया मैं आपको बता दूं, आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर आपने काम ही किया होता तो विपक्ष में ही क्यों बैठते? लॉकडाउन के दौरान अगर वरुण मिश्र जी आपने काम किया था ना, ऐसी नौबत क्यों आई जो विपक्ष में बैठना पड़ा? कांग्रेस ने 1000 बसें उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर खड़ी की थी। उसका नतीजा क्या हुआ? इन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को 1.5 महीने जेल में बंद रखा। ये मदद देना ही नहीं चाहते विपक्ष को। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी अभी भी खड़ी है। हमारे यहाँ हेल्प डेस्क बने हैं पीसीसी के अंदर, और वहाँ से वरुण मिश्र जी कांग्रेस पार्टी तो पीछे 70 साल से खड़ी थी, तब क्या काम किया? जो कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में जाकर बैठना पड़ा, जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी थी तब कौन सा काम किया था सर?
रूप से बिल्कुल राजनीति का नहीं है। हम तो कहते हैं और इनको कहते हैं कि विपक्ष की भी मदद लीजिए, स्वीकार करें उस मदद को। मेरी बात सुनिए, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो आप किस तरह राजनीति करोगे? बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, लेकिन ये हमें काम भी तो नहीं करने देते। आपके सामने तो मैंने ये 2 उदाहरण रखे, आप बताइए अगर एक भी बात मेरी झूठी हो तो मुझे बताइए आप। देश निरंकुश हो चुका है, जो मरे निश्चित रूप से निरंकुश हाथों में है तो निरंकुश हो ही जाएगा ना। आज देश किसके हाथों में है? उनके हाथों में है। वो विश्व में उनकी छवि बनी रहे उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हर व्यक्ति ये देख रहा है कि मुझे किस तरह से वरुण जी, कुर्सी पल्ले पड़े। वरुण जी, अभी तो देश बीजेपी के हाथों में है ना। जब कांग्रेस के हाथों में थी तब कौन सा झंडा गाड़ दिया था कांग्रेस ने? तब क्या किया था? 70 साल पहले तो कांग्रेस के हाथ में ही थी। 70 साल तक कांग्रेस के हाथों में था। आपको ये प्रश्न मुझसे आपने पूछा, मुझे अच्छा लगा। जब तक देश कांग्रेस के हाथों में था तब तक देश सुरक्षित था। कैसे सुरक्षित था बताइए जरा? महंगाई नहीं थी, लोग नहीं मरे थे, महामारी नहीं आई थी। किसी के जीवन की गारंटी है क्या? आज किसी के रोजगार की गारंटी है क्या? आज हम हैं कल नहीं है, इसकी गारंटी है क्या? बंगाल में चुनाव लड़ने भैया आपकी पार्टी भी गई थी। आज बंगाल में आप ये बताइए, सुनिए मेरी बात, देखिए दोनों तरफ है। ये तो मतलब नरेंद्र मोदी जैसे तलवार की धार, आप चढ़ेंगे तो भी मरेंगे, आप नहीं चढ़ेंगे तो भी मरेंगे। हमें तो संविधान का भी सम्मान करना होता है। संविधान का सम्मान भी उस पर मर दिया जाता कि अगर हम चुनाव का बहिष्कार करते तो कहते इनकी संविधान में आस्था नहीं है, ये हार रहे हैं, ये निपट रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जबकि सबसे पहले संवेदनशीलता अगर किसी पार्टी के नेता ने दिखाई तो मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय राहुल गांधी जी को। उन्होंने अपनी रैलियों को रद्द किया और विपक्ष से सारे विपक्ष के लोगों ने अपनी रैलियों को रद्द किया और सरकार के सामने एक रास्ता दिखाया कि सरकार चाहती तो अपनी रैलियों को रोक सकती थी, अपने इवेंट्स को रोक सकती थी, लेकिन सरकार के लिए एक राज्य जीतना ज्यादा जरूरी था, न कि देशवासियों का स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी था। आप भी इसमें इतने ही भागीदार हैं। बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल भागीदार नहीं है। हम भागीदार इसलिए नहीं है, हम भागीदार इसलिए नहीं है, मेरी बात सुनिए बाकी जी, मैं बता रहा हूँ, हम भागीदार इसलिए नहीं है कि हमने सबसे पहले इस महामारी को लेकर इस देश में सबसे पहले अगर किसी ने सजग किया था तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया था। राहुल गांधी जी कभी जनेऊ पहनते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये किया, राहुल गांधी ने वो किया। बात को नहीं लिया और आज उसी का परिणाम है कि हम लोग उल जुलूल बयानबाजी करते हैं, उल जुलूल ट्वीट करते हैं, और राहुल गांधी ने क्या किया? 70 साल तक कांग्रेस पार्टी के हाथ में जब देश की कमान थी तो उस दरमियान कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कौन सा काम किया था जो अभी कर सकती थी? सबसे पहले इस देश को सजग करने का काम किया, इस सरकार को सजग करने का काम किया। राहुल जी ने सबसे पहले एयरपोर्ट को बंद करने की मांग उठाई थी। अगर आपको ध्यान हो तो राहुल गांधी ने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि इस देश के एयरपोर्ट को बंद किया जाए। कोरोना समंदर के रास्ते नहीं आएगा, कोरोना हवा के रास्ते आएगा, हवाई रास्तों से आएगा। जब चाइना के वुहान से कोरोना अमेरिका पहुंचा था तो सबसे पहले राहुल गांधी ने सावधान किया था। लेकिन आज की दशा में इस देश जिस दशा में ये देश पहुंचा है, इसकी सिर्फ एकमात्र जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी का कुशासन है। अनुपम जी दीजिए जवाब। देखिए, राहुल गांधी ने बहुत काम किया। राहुल गांधी जब भी हिंदुस्तान सेकंड में आया है वो जाके इटली भाग गए हैं मुंह छुपा के। देखिए, दूसरी बात, जहाँ तक आज ये मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने से बेड में, आप अपने प्रधानमंत्री जी की बात करिए जो हर तीसरे दिन चले आते थे टीवी स्क्रीन पर, वो कहाँ पे हैं आजकल? आए और देश को जवाब दें। इस पैराडेमिक के जिम्मेदार प्रधानमंत्री भी हैं, पहले उनसे जवाब मांगिए। राहुल गांधी की बात करने से पहले नरेंद्र मोदी की बात किया करिए आप लोग। अरे मिश्रा जी, जवाब देने दीजिए, आपका नंबर भी आएगा, परेशान न होइए, ठीक है? मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रहा था अभी यूपी गवर्नमेंट ने आज ही टीम 11 की बैठक हुई है जिसमें मैंने आपको बताया। अनुपम जी, बैठक की तो बात ना करें, रोजाना होती है, रोजाना होती है। बैठक की बात मत करिए। कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी, कल भी होगी, आने वाली कल भी होगी। बैठक की बात मत करिए। जान बचेगी दवाइयों से, ऑक्सीजन से, उसी के लिए प्रबंध किए गए हैं। इसी के लिए ऑक्सीजन प्लांट का स्थापना करने के लिए कब सर, कब बैठक होती है, निर्देश दे दिए जाते हैं, कानून लागू किए जाते हैं, कब? होना है, होना है। सबसे अधिक जो है रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं और उससे लगभग 50 लाख डोज का ऑर्डर किया गया है।
यथाशीघ्र उनको लगेगा और साथ साथ जितने भी केसेस बनाए गए हैं सब जगह कॉन्सेंट्रेट रख देंगे। 1 साल से क्या कर रही थी आपकी सरकार, ये बता दीजिए आप। 1 साल से काम ही कर रहे थे, क्या कर रही थी बताइए। जो काम कर रही थी पंचायत चुनाव की तैयारी कर रही थी पिछले 1 साल से सरकार। रही थी तो आज 2 लोग मर रहे हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? लोग मर रहे हैं। आज के तारीख में किसने बोला कि मास्क मत लगाइए? जब गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर रखी है कि मास्क लगाइए, कितने लोग मास्क लगाते हैं? नहीं मतलब आप लोगों को पकड़ रहे चीजों को, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको चुनाव में वोट देगा, हर जगह मोदी जी जाके नहीं बोलेंगे। आपको एक गाइडलाइन जारी की देखिए, आप सामाजिक कार्यकर्ता है, जाइए लोगों के बीच में बताइए किसको वैक्सीनेशन जरूरी है, मास्क जरूरी है। लोग ने लापरवाही बरती, अनुपम जी, लोग ने लापरवाही बरती, बिल्कुल सबको दिखा लोग ने लापरवाही की है। लेकिन अब जो लोग संक्रमण हो गए उनका क्या? उनको तो इलाज मिलेगा ना, या फिर एक बस मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि आपकी बातें तो ऐसे ही है कि लोगों ने लापरवाही बरती, अब बरत ली तो भुगत भी लीजिए, बरत ली तो भुगत भी लीजिए ना, क्योंकि लापरवाही तो बरत दी। इलाज तो है नहीं हमारे पास, ऑक्सीजन तो है नहीं, दवाई तो है नहीं, इंजेक्शन तो है नहीं। कर रहे हो आप, एक बार भी ये नहीं सोचते जनता कैसे बचेगी, और आप लोगों को कह रहे हैं कि सीएम हो गए कोरोना पॉजिटिव, एक भी आईपीएस आईवीएस बचा उत्तर प्रदेश का कोरोना पॉजिटिव होने में, यानी सभी लापरवाह थे। लोग अगर लापरवाह थे तो फिर तो सीएम भी लापरवाह है, फिर तो आईएएस भी लापरवाह है, आईपीएस भी लापरवाह है। आप ही बताइए कि कौन सा अधिकारी, बड़ा अधिकारी यूपी में कोरोना संक्रमित से बच गया? सभी बच गए, सभी हो गए, सभी लापरवाह है आपके हिसाब से। तो फिर तो दवाई इंजेक्शन की जरूरत क्या है? लोग लापरवाह है, मर रहे हैं तो ठीक है। मैडम अमित शाह जी की किसी बंगाल की रैली में हमने उनको मास्क पहनते नहीं देखा। इनके कहिए पहले अमित शाह जी को बोले कि वो मास्क लगाएं। देखिए, मेरा आपसे केवल इसका कहना है कि जो कोई भी आज ये हवा से किसी समस्या में भी हो रहा है, तो मेरा आप लोगों से तो इतना कहना है, इस मंच के माध्यम से मेरे भाई लोगों को भी बोलना चाहूंगा मैं, आप जाके जब आप लोगों के बीच में जाइए, लोगों को प्रेरित कीजिए, वैक्सीनेशन के लिए आए, लगाए। आज जब जैसे पैंडेमिक काफी बढ़ गया है, तब जैसे खुला 28 तारीख को रजिस्ट्रेशन बाबा तोड़ हुए हैं लोगों के बीच में, अब इस बीच का हिस्सा है और 50 लाख का ऑर्डर। उत्साह नहीं, लोग जान बचा रहे हैं भाई मेरे, उत्साह मत कहिए इसको। जैसे ही आएंगे वो लोगों को लगेंगे भी। ठीक है, पहले जो है 1 मई से स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा केवल इतना कहना है कि आप सभी लोग जागरूक हैं, समझदार लोग हैं, लोगों के बीच में जाइए, इस बात को बताइए जो गाइडलाइन पालन की गई है। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1800 180 51 45 और 51 40। इससे कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है, जानकारी ले सकता है। लेकिन आप लोगों से बोलिए, देखिए ज्यादा पैनिक होने का काम नहीं है। आज की तारीख में कई लोगों को जब पॉजिटिव होते हैं तो हर व्यक्ति पैनिक होने सर, पैनिक सर अनुपम जी, पैनिक होने के लिए किसने कहा? बात तो यहाँ पे काम की है ना, सरकार आपकी है, काम कौन करेगा? ऑक्सीजन कौन देगा? व्यवस्थाएं कौन देगा? कांग्रेस नेता को व्यवस्थाएं देंगे या समाजवादी जो समाजवादी कार्यकर्ता है वो व्यवस्थाएं देंगे? कौन देगा व्यवस्था? 14 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें से मैं बता दूं, अभी जैसे पहले होता क्या था, जो तेजस है, तेजस से जो हम लोग करते हैं ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरल सिस्टम, वो भी हम लोगों ने कर दिया है। 2 बड़ी कंपनियों को दिए रखा हुआ है, उन्होंने अपना कैसे इसको बनाना है। इसमें टाटा एडवांस सिस्टम बेंगलुरु का है और ट्राइडेंट है, 2 बड़ी कंपनी आ गई है, जिसमें से लगभग कम से कम 500 प्लांट लगेंगे, जिसमें से कुछ प्लांट दिल्ली एनसीआर में 5 स्टार्ट हो चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। मेरा आपको इसका कहना है, आज योगी जी संक्रमण हमें है, इसके बावजूद भी चीजों को ध्यान रहे हैं, लोगों को बैठकें कर रहे हैं। हर जिलाधिकारी की और सीएमओ की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि कृपया करके वहाँ पर ऐसे चीजें ना, क्योंकि ऑक्सीजन आज गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं है। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, ऑक्सीजन की कमी है। तो मरते कैसे हैं सर लोग? कैसी बातें करते हैं? रोजाना खबरें छुपाई भी जाती है, दिखाई नहीं जाती। आपकी तो आपका जवाब शायद परे है, समझ के परे। आप कहते हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो लोग कैसे मर रहे हैं? आप जाकर देखिए लाइनों में कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि आज ऑक्सीजन के लिए जो चीज ऊपर वाले ने फ्री दी है फिजा में, आज उसी चीज के लिए लोग दर दर भटकने को मजबूर है, लाइनों में लगते हैं, ब्लैक में ऑक्सीजन बेचते हैं। जो ऑक्सीजन 1000-1200 रुपए का आता था, आज वो 35,000-40,000 का बिक रहा है, और आप कहते हैं ऑक्सीजन की कमी ही नहीं है। सर ऐसा जवाब दीजिए, हमें समझ आए, जनता को समझ आए, लोगों को समझ आए, ऐसा जवाब दीजिए। ऑक्सीजन से लोग नहीं मरते, ज्यादातर लोग ऑक्सीजन की वजह से ही मरे हैं सर।
मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझिए आप सुरभि जी। होता कुछ लोग ऐसे हैं, जब होता है ऑक्सीजन के लिए पैनिक हुए। आज ऑक्सीजन की जिस लेवल पर कालाबाजारी की गई है, उसके लिए सख्त आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री जी द्वारा। उनको गैंगस्टर लगाया जा रहा है, रास्ता लगाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर बैठा हुआ है। आप देखिएगा अब क्या होता है, जिस व्यक्ति को आवश्यकता है वो अपना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएगा, रिपोर्ट लेके जाएगा, तभी ऑक्सीजन की रिफिलिंग होगी। और सारे के सारे पहले उद्योग की जगह अब सीधे सीधे हॉस्पिटल में फंसा जा रहे हैं। अब दिक्कत नहीं होगी इस तरह की। ब्रिजेश भाटी जी, आपने सुना, अनुपम जी को सुना आपने। इनके हिसाब से व्यवस्था में कोई कमी नहीं, सब कुछ दुरुस्त तंदुरुस्त है, जो होना चाहिए जैसा होना चाहिए। तो आप इस व्यवस्था से कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। ब्रिजेश भाटी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? लग रहा है किसी टेक्निकल इशू की वजह से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वरुण मिश्र जी, आप इस बात का जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपने सुना अभी बीजेपी नेता अनुपम जी को कि उनका कहना है कि सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई कमी नहीं, लोग पैनिक होके मर रहे हैं। आप इसको कितना समझते हैं? हमारे हिसाब से तो ये जो उनका जवाब था वो समझ के बिल्कुल परे था। देखिए, इनकी बात पर मुझे समय नहीं है, लेकिन फिर भी आदम गोंडवी जी का एक शेर याद आया कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे, तुम्हारे दावे किताबी हैं। बैठकों में इनकी रोज टीम 11 की बैठक होती है, उसमें निकल के क्या आता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा 34,000 बेड लगाए जाएंगे, लेकिन वो कहाँ है, कब लगेंगे? बिल्कुल। ऑक्सीजन कह रहे हैं, पूरे सब जगह इकट्ठे भरमार है ऑक्सीजन की, लेकिन आज आम आदमी L1 हॉस्पिटल में, मैं सुल्तानपुर जनपद से हूँ, हमारे यहाँ एक L1 हॉस्पिटल बना है फरीदीपुर में। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि हमारे जानने वाले पेशेंट वहाँ पर एडमिट है और उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। सीएमओ से दिन में मेरी बात हुई, सीएमओ साहब ने कहा 12 बंकी पड़ोस के जनपद मंगाई गई है, जैसे आती है मैं वैसे ऑक्सीजन उपलब्ध कराता। आप समझिए, उसके उस दौरान जो मौतें होती है उसका जिम्मेदार कौन होता है? उसके बीच में जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, अगर गैस की कालाबाजारी करने वालों पर मुख्यमंत्री जी गैंगस्टर का मुकदमा लगवाते हैं, तो लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री जी पर ऑक्सीजन न पहुंचा पाने के कारण मैं समझता हूँ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। इस देश के 22 करोड़ लोगों का दुर्भाग्य है कि उन्होंने एक मुख्यमंत्री के पद पर एक ऐसे आदमी को हमें देखना पड़ रहा है, ऐसा बैठाना पड़ रहा है जिसके पास परिवार नहीं, तो परिवार की कीमत नहीं समझ सकता। बिल्कुल। जिनके अपने लोग ऑक्सीजन की कमी से मर जा रहे हैं, कभी उनके परिवार वालों से पूछिए उन पर क्या गुजरती है। इनकी फाइलों में तो सारी चीजें बहुत अच्छी है। सरकार के लिए सिर्फ मौत एक आंकड़ा है, लेकिन जो लोग मर रही है, जो लोग अपनों को गंवा रही है, शायद उनसे ही एक व्यक्ति की कीमत समझी जा सकती है। किसी को टाइम नहीं दिया जा रहा है कि आपको कब वैक्सीनेशन होगा। पहले 1 मई था, अब वो 15 मई हो गया है। इस 15 मई और 1 मई के बीच के गैप में कितने लोग संक्रमित होंगे, कितने लोग अपनी जान से हाथ धोएंगे, इसका कोई जवाब हमारे भाजपा के प्रवक्ता के पास नहीं होगा, मैं जानता हूँ। दूसरी बात, इन्होंने कहा, मैंने अब शुरू में ही अपनी एक बात कही, देशवासियों से अभी भी वक्त है, इनको माफी मांग लेनी चाहिए और सारी चीजें जो आंकड़े हैं वो देश के सामने रख देने चाहिए, प्रदेश के वासियों के सामने रख देनी चाहिए। माफी मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं होता। मुख्यमंत्री जी, अपने फेल्यूर को, अपनी असफलता को स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करिए, देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को सच्चाई बताइए और कहिए लोगों से कि वो अपनी व्यवस्था खुद करें, अपने ऊपर रहे, सरकार के ऊपर निर्भर ना रहे। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को अब इन 5 राज्यों में चुनाव कराने के लिए, पंचायत चुनाव कराने के लिए, हरिद्वार में कुंभ लगवाने के लिए माफी मांग लेनी चाहिए इस देश के लोगों को। हाँ भाटी जी, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जो जिला पंचायत के और प्रधानी के सारे जो प्रदेश चुनाव चल रहे हैं, आप देख लेना 2 तारीख के बाद इतनी व्यवस्थाएं और खराब होने वाली हैं। निश्चित रूप से मैं सहमत हूं। नहीं है कोई भी इनके पास। बिल्कुल, इतनी व्यवस्थाएं खराब होगी, इतने नए मरीज बन जाएंगे कि जो बेड अब तो मिल ही नहीं रहे। मुझे ऐसा लगता है कि लाश के ऊपर लाश करके जलानी पड़ेगी। हो भी रहा है ऐसा, टोकन सिस्टम से शव चल रहे हैं, शायद ही कभी सोचा होगा किसी ने। हमको इस स्थिति से बचने के लिए मेरे सभी राजनीतिक दलों के जितने भी नेता हैं, सभी पार्टियां, की मेरी हाथ जोड़ के विनती है इस समय राजनीति छोड़ के इस मानवता को बचाने का काम करें। बिल्कुल। आप तीनों का ही चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ अनुपम सिंह भंडारी बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद थे, वरुण मिश्रा कांग्रेस के नेता, ब्रिजेश भाटी सामाजिक कार्यकर्ता। तो आपने
देखा कि किस तरीके से बीजेपी का कहना है, पार्टी के नेता का कहना है कि सब कुछ ठीक है, लोग मर रहे हैं पैनिक होने की वजह से। ये जवाब हमने सुना बीजेपी नेता के द्वारा, हमने जानने की कोशिश की, चर्चा करने की कोशिश की और हालात जाना कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हाल जो है वो बदहाल हो चुके हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।